Hello students, my name is Dr. विकास कुमार from Amaze Classes चंडीगढ़। तो आज हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से एक चैप्टर उठाने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। एग्जांपल्स जैसे डाइजेशन चल रही है, रेस्पिरेशन चल रही है, एक्सक्रीशन चल रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इन प्रोसेसेस पे आने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक आपकी एनसीईआरटी में पहला पेज दे रखा है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि व्हाट इज लिविंग, किस चीज को आप लिविंग बोलोगे और किस चीज को आप नॉन लिविंग बोलोगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्राइटेरियाज फॉर अ लिविंग बीइंग, क्राइटेरियाज फॉर अ लिविंग बीइंग मतलब किस चीज को हम लिविंग बोल सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग जो है शो नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहां पे हम नॉर्मली आपकी बुक्स में यही चीजें सीधे दे दी हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा, एक लेवल ऊपर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम यहां पे दो वर्ड यूज करेंगे। एक वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर्टी और एक वर्ड यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ध्यान से समझना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जिस चीज को मैं बोलूंगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द, जैसे ग्रोथ, ग्रोथ को मैं बोलूंगा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चीज जो है ग्रो करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी वर्ड यूज करूंगा आपने दिमाग में यह रखना है कि इसकी एक्सेप्शन हो सकती है, यह स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, कैसे वो मैं समझाऊंगा आपको। और जब मैं यूज करूंगा किसी चीज के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी चीज के बारे में अगर मैं ऐसे बोलूंगा इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो लाइन जो है, वो प्रॉपर्टी जो है वो 100% सही होगी। वो लाइन, प्रॉपर्टी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, वो कैरेक्टर जो है वो 100% सही होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। ठीक है, बस ये दो वर्ड जो है हम यूज करने वाले हैं, आप दिमाग में रखो। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। ठीक है, देखो तो पहला क्राइटेरिया जो है वो हम लेंगे, नंबर 1 इज ग्रोथ। नंबर 1 इज ग्रोथ। देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को हम जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो क्या बोलते हैं हम, इट इज इंक्रीज इन मास, है ना। ग्रोथ की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्या बोली जाती है, इट इज इंक्रीज इन मास। किसी चीज का मास बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। डन। लेकिन क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ कर रहा है? क्या कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो कर रही है? अगर देखो हम सीधे वर्ड्स डेफिनेशन के हिसाब से चले, इंक्रीज इन मास, तो देखो जो हमारे रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में जो हमारे रेत के टिल्ले होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हवा के कारण क्या हो रहा है, पहले जैसे रेत का टिल्ला इतना सा है ना, ये इतना सा है, लेकिन जब यहां से हवा आएगी तो यहां पे रेत बढ़ती जा रही है। तो देखो ये जो रेत का टिल्ला है ये भी तो ग्रो कर रहा है। सैंड माउंटेन या सैंड ड्यू जो बोलते हैं ये भी हमारा ग्रो कर रहा है। तो क्या आप इसको बोलोगे कि ये लिविंग है? आप इसको इस सैंड
जो ये हिल सी बन रही है छोटी सी, इसको हम बोल सकते हैं क्या ये लिविंग है? नहीं, लेकिन ये ग्रो तो कर रहा है ना। तो जो ग्रोथ वर्ड है, यहां आप दूसरा देखो, जो प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स जो है इतने बड़े से हो जाते हैं, उसके बाद हमें दिखते ही नहीं कि ये ग्रो कर रहे हैं, तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएंगे? नहीं, है ना। देखो डायरेक्ट अगर आप बोलोगे ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है, लेकिन ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मास है इंक्रीज होता रहता है, मास जो है इंक्रीज होता रहता है, तो वो गलत है। अब एक आदमी है, हेल्दी इंसान है, अब वो क्या करता है, एक्सरसाइजेज वगैरह करके पतला हो जाता है, तो उसका जो ओवरऑल मास है वो तो कम हो गया, ओवरऑल मास जो है वो कम हो गया, तो क्या हम उसको नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं। इसीलिए ग्रोथ को हम किस चीज में रखेंगे, प्रॉपर्टी में या कैरेक्टरिस्टिक फीचर में? प्रॉपर्टी में, है ना। समझ आ गया आपको? तो ग्रोथ जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ आ गया आपको? दूसरा क्राइटेरिया, और किस चीज को आप लिविंग बोल सकते हो? जो चीज मूवमेंट करती हो, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब मुझे बताओ, क्या जो पेड़ है वो लोकोमोशन कर रहे हैं? देखो पहली बात, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है? जो मूवमेंट है ये जो है, इसका मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा, बस उसके बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं। तो ये जो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, हालांकि मैं एक जगह खड़ा हूं, तो इसको मैं मूवमेंट बोलूंगा। मेरी आंखें झपक रही हैं, मैं मूवमेंट बोलूंगा। मेरे लिप्स मूव हो रहे हैं, इसको मैं मूवमेंट बोलूंगा। मेरा जॉ जो है वो मूव कर रहा है, इसको मैं मूवमेंट बोलूंगा। तो ये जो सारी चीजें, मेरी गर्दन घूम रही है, दिस इज मूवमेंट, क्योंकि मेरी जगह चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहां से खड़े होके यहां पे आ जाऊं, दिस इज लोकोमोशन। डिफरेंस समझ आ गया आपको? दिस इज लोकोमोशन। तो यहां पे जो है मूवमेंट में आपकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं होती, और लोकोमोशन में आपका प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया? सॉरी। अब मुझे ये बताओ, जो प्लांट्स है वो तो फिक्स्ड है, क्या वो लोकोमोशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो क्या अब मैं वो क्या कहते हैं, प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोशन नहीं कर रहे, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं, प्लांट्स लिविंग है ना। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखो एक्सेप्शंस आ गई ना, कि प्लांट मूव नहीं कर रहा बट फिर भी वो लिविंग है। जो प्लांट्स हैं, या एक मोटा आदमी है उसने अपना वेट कम किया है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शंस आ गई, समझ आ गया आपको? तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये हो गया ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब इसके बाद और चीज मुझे बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं फीचर बताता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन। हाँ या ना? अब ऐसी कोई चीज है नॉन लिविंग जो रिप्रोडक्शन करती हो? नहीं, लेकिन इसको भी मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलूंगा। क्यों, समझाता हूं। रिप्रोडक्शन, देखो अब रिप्रोडक्शन को भी मैं बोल रहा हूं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग organism in which living organism reproduce to form its new offsprings, है ना। ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो इसको भी मैंने प्रॉपर्टी बोला, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोला। क्यों? देखो कितने ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं। दो टर्म्स होती हैं, फर्टाइल
और दूसरी टर्म होती है स्ट्राइल। फर्टाइल एंड स्ट्राइल। फर्टाइल मतलब जिसके वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है और अपने ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने जो बेबी जो होंगे उस फीचर के, समझ गए आप। ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है? बच्चे। ऑफस्प्रिंग्स किसको बोलते हैं हम? बच्चों को। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके उसको बोलेंगे हम फर्टाइल। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे पैदा ना कर सके उसे बोलेंगे स्ट्राइल। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो स्ट्राइल होते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएंगे? नहीं। इसीलिए देखो ये प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। सम organisms like mule, some organisms like mule are sterile, that is are sterile that is they cannot reproduce, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर लिविंग, है ना। फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। देखो कितने ह्यूमंस भी होते हैं, है ना, कितने ह्यूमंस होते हैं जिनके किसी भी प्रॉब्लम के कारण जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या हम उनको नॉन लिविंग कह देंगे? नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। जो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, ये प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन हम बोलेंगे अगर ये चीज नहीं है तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब आपको समझ आ गया। अब एक यहां पे म्यूल वर्ड यूज किया मैंने। म्यूल क्या होता है? देखो यहां पे मैं लिख देता हूं साइड पे, आप कहीं पे याद करने के लिख देना कि हॉर्स और जो डोंकी है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये म्यूल पैदा करते हैं। और म्यूल जो है जिसको आप खच्चर कहते हो, है ना, हिंदी में इसको खच्चर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो म्यूल होता है ये स्ट्राइल होता है, मतलब ये अपनी लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। बात समझ आ गई आपको? ये इतना हो गया डन। ये हो गया ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सारी थी प्रॉपर्टीज। तो क्या ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई फीचर है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सके, मतलब जिसमें कोई भी हम एक्सेप्शन ना करें? है, देखो कौन सा। और एक बात ध्यान में रखना, जो भी हम यहां पे कर रहे हैं आपने बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे इसके नोट्स बनाने। बिना नोट्स के जो है कोई भी सब्जेक्ट आपका 100% क्लियर नहीं हो सकता। रिवीजन के लिए नोट्स की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो जो भी हम करेंगे यहां पे आपने नोट्स बनाने, ताकि अच्छे से एक बार टाइम लग जाएगा नोट्स बनाने में, वीडियो भी ज्यादा समझ आएगी। जहां पे प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स साथ साथ में लिखते रहिए। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ बताई प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटाबॉलिज्म। तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर वक्त जो बॉडी के अंदर है कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। कुछ कंपाउंड्स रिएक्ट करके बड़े कंपाउंड बनाते हैं, कुछ बड़े कंपाउंड टूट के छोटे कंपाउंड में टूट जाते हैं। तो ये जो सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करना हो हम कैसे करते हैं? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल
reactions taking place inside an organism। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सब को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो मैंने कहा कि दो तरीके की रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की रिएक्शंस चलती हैं। कुछ रिएक्शंस जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 कैटाबॉलिज्म, एंड नंबर 2 इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में कोई बड़े कंपाउंड टूट के छोटे कंपाउंड में चेंज होते हैं, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब छोटे कंपाउंड्स मिलके बड़े कंपाउंड में चेंज होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म इट इज breakdown of large compounds into simpler ones. ठीक है, समझ आ गया? जैसे हमारी बॉडी में C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हमें एनर्जी देता है। दिस इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये आपको समझाऊंगा मैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। दिस इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो यहां पे एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा है, तो ये हमारी एक कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई। द प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म एंड द रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही अब एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ, ये जो रिएक्शन मैंने बताई है ये एक्चुअली हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन चल रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये उसकी रिएक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन की ये रिएक्शन है। पर एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपलर वंस। यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से सिंपलर वंस, यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे। एग्जाम्पल इसी की उल्टी प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं। तो ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये वो रिएक्शन है जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के नाम से मशहूर है। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हमने खाना वगैरह खाया है वो टूटेंगे और छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे और हमें एनर्जी देंगे। फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके प्लांट्स के अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएगा। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। तो देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये बायोकेमिकल रिएक्शंस बनती ही चलती ही रहती है। तो इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, यहां पे मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां पे इसको बड़ा बड़ा शब्दों में लिखोगे। मेटाबॉलिज्म इज
characteristic. Metabolism is a characteristic feature of living organisms. Metabolism is a characteristic feature of living organisms. समझ आ गया आपको इतना? ये था हमारा characteristic feature. एक और है, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप कंप्लीट कर लेना इसको. एक और है, फिफ्थ, रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, या आप जिसको कॉन्शियसनेस कहते हो. रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, या हम इसको कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं. देखो, हर वक्त अगर बाहर से कोई स्टिमुलस आया तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, या हर वक्त हमें अपने आउटर एनवायरनमेंट के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं. हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ से क्या चीज आ रही है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये सारा हमारे कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है. तो रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मतलब कोई भी स्टिमुलस आपकी बॉडी पे आएगा तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी. तो इट इज अ कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो याद रखना ये दो चीजें हैं, एक मेटाबॉलिज्म और एक कॉन्शियसनेस, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं. कुछ साइंटिस्ट ने इस कॉन्शियसनेस पे भी क्वेश्चन उठाया था. कैसे? देखो, जब किसी इंसान का, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि एक्सीडेंट हो गया है ना, तो बंदा क्या चला जाता है, कोमे में चला जाता है. तो उस वक्त आप उसको कुछ प्रिक करो, उसको मारो पीटो, वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा. तो क्या हम क्या बोलेंगे कि वो डेड है? नहीं. कोमा वाले ऑर्गेनिज्म को भी, कोमा में जो लिविंग बीइंग होगा उसको भी तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप, चलो वो आउटर स्टिमुलस को रेस्पॉन्स से शो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसमें क्या है, देखो एक मेटाबॉलिज्म तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर आप कोई दवाई वगैरह उसको दे रहे हो तो वो दवाइयों को तो रेस्पॉन्स कर रहा है ना. तो रेस्पॉन्स जो करने की प्रॉपर्टी है, या कॉन्शियसनेस जो है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस में आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग. तो जो मैंने चीज ऐसे लिखाई है, बिल्कुल समझ के इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, आपके नंबर जो है बढ़िया पूरे आ जाएंगे. डन. ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो स्टार्ट करेंगे हम एक लाइफ प्रोसेसेस से, जो क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में, और साथ में हम इसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.